जब हम थक जाते हैं ना, तो ऐसे आइडियाज हमारे ऊपर अटैक करते हैं जिनको हमने बहुत पहले जीत लिया था। ये बात बोली नीटजे ने। नहीं समझे? एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखो, मान लीजिए अभी ना आपका शेड्यूल सही नहीं है, स्लीप साइकिल काफी खराब है, रात को देर से सोना, मोबाइल चलाना, सुबह लेट से उठना, पता ही नहीं है कि आज क्या पढ़ना है, कोशिश कर रहे हो पढ़ने की लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सी किताब पढ़े, कौन सी छोड़ दें, शेड्यूल अच्छा नहीं है। तो एक दिन आप डिसाइड करते हो, कि मैं पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा या बनाऊंगी, उसे फॉलो किया जाएगा, डे बाय डे बेसिस पर स्लीप साइकिल भी ठीक करूंगा, रात को जल्दी सोना, सुबह देर से नहीं उठना, जल्दी उठना, या फिर जो भी आपका बेस्ट पढ़ने का तरीका है, रात को देर से जाग के पढ़ना, जो भी है, मतलब जो आपको शूट करता है। तो कई दिन तो आप नए शेड्यूल के हिसाब से पढ़ोगे, नए प्लान के हिसाब से पढ़ोगे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप थक जाओगे। वो थकान मेंटल भी हो सकती है, वो थकान फिजिकल भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना अपने आप को संभालना होता है जब आप थके हुए हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में पुराने आइडियाज आपके ऊपर फिर से अटैक करते हैं। पुराने आइडियाज क्या थे? पुराने आइडियाज इस एग्जाम्पल के केस में थे रैंडम पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, थोड़ा टाइम पास करना, रात को मूवीज देखना, ये पुराने आइडियाज थे। थकान की सूरत में ये पुराने आइडियाज फिर से अटैक करते हैं जिनको हमने बहुत पहले जीत लिया था। निड्जे भी यही बोलते हैं। वो देखो, बहुत बड़े माइग्रेन के इश्यूज से जूझ रहे थे, तो ना जब वो बीमार हो गए तब उन्होंने शायद ये बात कही कि जिन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना मैंने बहुत पहले किया था वो फिर से आ गए जब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूं। और देखो, ये बात तो ना वैसे भी लागू होती है। मान लीजिए हम डाइटिंग करते हैं, बढ़िया हेल्दी हेल्दी खाते हैं, लेकिन किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो फिर अपने आप मन को समझाने की कोशिश करते हैं, आज चीट डे है, आज थोड़ा जंक फूड खाया जाए, कितना बढ़िया होगा। तो थकान के समय ही विल पावर का रियल टेस्ट होता है। उस समय थकान के समय जो बंदा अपने डिटर्मिनेशन पे अडिग रहता है ना, वो जीत जाता है। तो आप पहचान लीजिएगा, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हों, आपकी विल पावर का टेस्ट होगा उसी समय। हम डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ना एक एथिक्स का बढ़िया एग्जांपल है। देखो, आपने अक्सर ऐसी खबरें देखी होगी कि आईआईटी बॉम्बे में 85 स्टूडेंट्स का 1 करोड़ प्लस का पैकेज लगा। देखिए ना ऐसी खबरें। अब ऐसी खबरें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ना 23 आईआईटीज हैं हमारे देश में। इन्होंने ना मिलकर डिसाइड किया है कि हम प्लेसमेंट जब होगी ना बच्चों की, तो एवरेज और मीडियन पैकेज बताएंगे जनता को। ये नहीं बताएंगे कि हाईएस्ट पैकेज कितने का लगा। क्यों नहीं बताएंगे? देखो, सबसे पहली चीज, इससे ना एक तो बाकी बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, हमारे बच्चे का तो इतने कम का पैकेज लगा, इतने बड़े बड़े पैकेज लग रहे हैं आईआईटी में। ये गलत है, समझ रहे हो? बच्चा भी मेंटली परेशान हो जाता है, समाज पूछने लगता है बार बार, तुम भी तो आईआईटी में हो, तुम्हारा कितने का पैकेज लगा। और देखो, ये जो है ना, एम्प्लॉयर और स्टूडेंट के बीच की चीज है। सीटीसी पैकेज कितने का लगा है, ये डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। और कई बार ना इंटरनेशनल कंपनीज रिक्रूट करती हैं। अब आपको पता है, यूएसए की किसी कंपनी ने रिक्रूट किया है, तो वहां पे लिविंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है। अब लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो वो तो पैकेज जाहिर तौर पे ज्यादा देगा ही ना। लेकिन इन चीजों को कंसीडर नहीं किया जाता है जब पब्लिक में खबरें आती हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर, बेचारों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अब आईआईटीज ने बढ़िया डिसीजन लिया है, अब ये खबरें नहीं आएंगी। देखो, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। टोटल 5 अटेम्प्ट मैंने लिए, 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन देखो सिलेक्शन नहीं होता था ना। और फिर टीवी पे न्यूज़ आती थी, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है, रिजल्ट आ गया है, लोकल न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी खबरें आती थी, तो ना प्रेशर बढ़ जाता था। पता नहीं क्यों, ये ह्यूमन नेचर है, प्रेशर बढ़ जाता था। बाकी लोग पूछने लगते थे कि आपका रिजल्ट क्या हुआ, आप भी तो तैयारी कर रहे थे। उस समय ऐसा लगता था कि यार चुपचाप रिजल्ट निकल जाए। मतलब दूसरों के लिए देखो खुशी होती है जिसने मेहनत की है और जिसका रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया। बट यूं लगता है कि ये बार बार जो शोर मच रहा है ना, मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है, फिर लोग हमसे पूछ रहे हैं, उसको लेके यूं लगता था ये जल्दी से रिजल्ट वाला टाइम निकल जाए।
मतलब बीत जाए जल्दी जल्दी, ऐसा लगता था। ह्यूमन नेचर है, शायद आपको भी लगता ही होगा। वही बात है, देखो दूसरों के लिए हमेशा खुशी होती है जिसका सिलेक्शन होता है, लेकिन खुद को बहुत कुछ कई बार फेस करना पड़ता है। रिश्तेदारों से, रिलेटिव से बार बार फोन आने लगते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, क्योंकि वो देख लेते हैं फिर मीडिया में बार बार न्यूज आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वाटर की डिमांड एंड सप्लाई के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करने से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में ना कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है फिर से इमर्ज होकर आया कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। डिस्प्यूट काफी पुराना है, लेकिन समय समय पर फिर से ये डिस्प्यूट जो है वो इंटेंस हो जाता है। रिपोर्ट्स आई कि काफी सारे जो वाटर रिजर्वर हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारी सिटीज जो हैं वो आउट ऑफ वाटर हो जाएंगी। इस प्रकार की खबरें अक्सर हम सुनते हैं। राइटर का आज के आर्टिकल में मेन पॉइंट ये है, अगर देखो हमें वाटर को कंजर्व करना है ना, तो इंडिया साइलोज में काम नहीं कर सकता। साइलोज में मतलब बहुत सारी चीजों को ना हमें एक साथ देखना होगा, कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से देखना होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए सरकार सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी पर, जैसे पंजाब हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है किसानों के लिए। अब देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो ना फिर ग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा, सीधा सीधा इसका इंपैक्ट ये होगा, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पंप्स का इस्तेमाल करेंगे किसान नीचे से और ज्यादा पानी निकालने के लिए। और ज्यादा पानी जब निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है, तो और ज्यादा पानी निकलेगा, ग्राउंड वाटर का लेवल और ज्यादा नीचे जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा एनर्जी और वाटर के बीच में एक संबंध है। अब आप एक और चीज देखिए, आप फूड पॉलिसीज देखिए। अब सरकार एमएसपी दे रही है, हमने कल परसों आर्टिकल डिस्कस किया था, सरकार अच्छा एमएसपी दे रही है धान पे यानी राइस पे पंजाब में, जबकि कायदे से पंजाब में पैडी की खेती यानी राइस की खेती नहीं होनी चाहिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, लेकिन सरकार अच्छा एमएसपी दे रही है तो किसान पंजाब में पैडी की खेती कर रहे हैं। अब फूड पॉलिसी ऐसी है कि किसान जो है वो पैडी उगाएंगे ऐसी जगह पर जहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं उगानी चाहिए, तो फिर पानी तो लाया जाएगा कहां से? नीचे से। ग्राउंड वाटर क्या होगा? डिप्लीट होगा, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो और नीचे जाएगा। समझ गए? तो मतलब एनर्जी, वाटर, फूड पॉलिसी ये आपस में ना इंटरलिंक्ड हैं। आप फूड पॉलिसी कुछ बनाओगे तो उसका असर पानी पर भी पड़ेगा। आपकी जो एनर्जी पॉलिसी है, एनर्जी पे आप कितनी सब्सिडी दे रहे हो, एनर्जी फ्री कर रहे हो, उसका असर फिर पानी पे भी देखने को मिलेगा। तो पानी की समस्या आपको एड्रेस करनी है ना, तो फूड पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी पे भी आपको ध्यान देना होगा। सिर्फ वाटर पॉलिसी पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। समझे पॉइंट? 2020 में इंडिया में डोमेस्टिक सेक्टर को पानी की रिक्वायरमेंट थी 54,000 बिलियन लीटर, और जबकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर को 14 गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता थी, 7,76,000 बिलियन लीटर। 2030 आते आते इंडिया में टोटल जितनी वाटर डिमांड होगी ना, 87% तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ से होगी। और आपको पता है वाटर रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उस समय ना अलग अलग सेक्टर वाटर के लिए लड़ रहे होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर बोलेगा हमें ज्यादा पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलेगा हमारे लिए पानी बच ही नहीं रहा है। समझ गए? फिर वो वाला पॉइंट आता है फूड, लैंड, वाटर, एनर्जी सेक्टर, ये आपस में ना जुड़े हुए हैं, क्रिटिकली इंटरलिंक्ड हैं। एक पे एक्शन लोगे तो दूसरे सेक्टर्स भी प्रभावित होंगे, जिसका एग्जांपल हमने शुरुआत में डिस्कस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जांपल देखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया ना, तो पावर सब्सिडीज दी जाने लगी किसानों को, और इसकी वजह से ग्राउंड वाटर इरिगेशन बढ़ गया और ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया। एस्टिमेट देखो ये है, अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया ना, तो 2030 आते आते 48 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान होगा, और 2050 आते आते 138 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान होगा। तो मेनली ना 3 स्टेप्स राइटर के द्वारा बताए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूनिक स्टेप्स राइटर बताते हैं। पहला, टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया जाए पानी बचाने के लिए। जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के एग्जांपल्स हैं, जैसे माइक्रो इरिगेशन है या मुल्चिंग है। माइक्रो इरिगेशन जैसे देखो ड्रिप इरिगेशन है, रूट तक पानी को पहुंचाते हैं बिल्कुल कंट्रोल्ड मैनर में।
इवन स्प्रिंकलर इरिगेशन है। और मुल्चिंग का एग्जाम्पल, जैसे देखो ये कोई पौधा है, बहुत घटिया ड्राइंग है ना, ये कोई पौधा है, पौधे के आसपास ना हमने पत्ते या वुड स्टिक्स ये सब रख दिए। इससे क्या होगा, इससे ना सोइल की जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को रिटेन करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, और इसके साथ साथ सोइल की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। समझ गए? मतलब सोइल की वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये होती है मुल्चिंग। इसके अलावा पोल्सरी फॉर्म्स जैसे वाटर ऑडिटिंग, कहां पे कितना पानी इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ, क्या कम हो सकता था, इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, पानी फ्री है। देखो ये बात सच है, हमारे देश में ना गरीबी बहुत ज्यादा है, हर चीज के पैसे नहीं लिए जा सकते। बट देखो जब भी कोई चीज फ्री होती है ना, उस चीज का वेस्टेज होता ही होता है, उस चीज की ना कदर नहीं होती। आज के समय में हमारे देश में पानी या तो फ्री है या फिर बहुत नॉमिनल चार्ज है वाटर के। तो फिर जब कोई चीज इतनी ज्यादा सस्ती होती है ना, तो उस चीज की बेकदरी होती है। ये चीज शायद आप भी मानोगे। अब कुछ डेटा भी है, अगर देखो ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है ना, तो 2030 से लेकर 2050 के बीच में 20 से लेकर 47% जो इरिगेशन वाटर है वो सेव किया जा सकता है। और इसके बाद में इंडिया एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस प्रमोट कर रहा है। जैसे देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम चलाई जा रही है। इनफैक्ट देखो 2022 तक 7.2 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो माइक्रो इरिगेशन के अंडर आ चुका है, जो कि अच्छी चीज है। ये डेटा आप लिख सकते हो। लास्ट ईयर जब G20 के लीडर्स का समिट हुआ था ना, तो उसमें यह डिसाइड हुआ था कि विभिन्न देश G20 के मेंबर कंट्रीज ज्यादा सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर को बिल्ड करने पे ध्यान देंगे। अब देखो क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर मतलब ऐसा एग्रीकल्चर डेवलप करना है कि क्लाइमेट चेंज का ज्यादा असर ना हो, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी यानी फसल की पैदावार खराब ना हो क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, इसके लिए चाहिए इनोवेशन, इसके लिए चाहिए इंसेंटिव। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। अब आता है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट तो पता लग गया क्या है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर जैसे माइक्रो इरिगेशन, इन सब पे ध्यान देना, यानी इरिगेशन में कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, पानी को अच्छे से यूज करना। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट वही आ गया, फूड, लैंड, वाटर एंड एनर्जी पॉलिसीज। ये सब इंटीग्रेट होनी चाहिए हर एक स्टेज पे, क्योंकि जैसा शुरुआत में बताया एक पॉलिसी का दूसरे सेक्टर पे असर पड़ता है। तो गवर्नमेंट के अंदर ही ना कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो सकती है जो अलग अलग स्कीम्स सरकार अलग अलग सेक्टर के लिए चलाती है ना, एनर्जी सेक्टर के लिए अलग से स्कीम, फूड सेक्टर के लिए अलग से स्कीम, तो वो अलग अलग ना चलाई जाए। एक गवर्नमेंट के अंदर ही इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ले, क्योंकि आपस में ये सारे सेक्टर जो हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी ना, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज के साथ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी मिनिस्ट्रीज के साथ वो बॉडी मिलकर काम कर सकती है, ताकि ये सारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग ढंग से पॉलिसी ना बनाए, कॉमन ढंग से प्लानिंग हो, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हो। समझ गए? जैसे देखो उड़ीसा ने ना ऑलरेडी एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया है, प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम जानते हो क्या है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम्स या फिर प्लान है ना, उनके बीच में सिनर्जी स्टैब्लिश करना, ताकि अलग अलग मिनिस्ट्रीज ना साइलोज में ना चलें, अलग अलग ढंग से ना चलें, मिल के चलें। क्योंकि पॉइंट वही, एक सेक्टर की पॉलिसी दूसरे सेक्टर पर असर डालती है, इसलिए सभी मिलकर काम करेंगे, ऐसी स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिनमें आपस में सिनर्जी हो, तो ज्यादा बेहतर ढंग से डेवलपमेंट आएगी। अब देखो नीति आयोग के द्वारा ना 2018 में कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें भी सेम बात बोली गई कि सिर्फ वाटर सेक्टर में आप प्रोग्रेस मत मेजर कीजिए, क्योंकि वाटर सेक्टर का ना लिंकेज है फूड और एनर्जी सेक्टर के साथ में, इसलिए इन सेक्टर्स में भी आप प्रोग्रेस मेजर कीजिए। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में राइटर ये कहते हैं कम्युनिटी मैनेज्ड ग्राउंड वाटर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जब कम्युनिटी पर अवेयर होती है ना कि ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो कम्युनिटी फिर प्रयास भी करती है खुद से कि हाँ हमें मिलके ग्राउंड वाटर को कंजर्व करना है। अगर सरकार की तरफ से कोई चीज आती है, कम्युनिटी उसे स्वीकार नहीं करती है, तब तक फिर ग्राउंड वाटर को हम
कंजर्व नहीं कर सकेंगे, तब तक पानी को हम कंजर्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए कम्युनिटी मैनेज्ड ग्राउंड वाटर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की आवश्यकता है। इस मामले में देखो सरकार की ना एक बढ़िया सेंट्रल स्कीम है अटल भूजल योजना। इसमें क्या होता है, वाटर सिक्योरिटी की प्लानिंग और जरूरी जो डेटा है ना वो ग्राम पंचायत लेवल पे इकट्ठा किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। इस स्कीम में एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है विलेज कम्युनिटी को ट्रेन करना कि भैया कैसे वाटर सिक्योरिटी के लिए प्लान बनाना है। तो एक बार विलेज कम्युनिटी ट्रेन हो जाती है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर हो जाता है ग्राउंड वाटर प्लानिंग में, और फिर अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। तो 3 ये सजेशंस राइटर देते हैं। सबसे पहला सजेशन कौन सा, वो वाला प्रिसीजन एग्रीकल्चर, माइक्रो इरिगेशन, कि इरिगेशन ऐसे करो कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा था, मिल के पॉलिसीज बनाओ, जैसे वाटर, फूड, एनर्जी, ये सब इंटरलिंक्ड हैं, तो मिल के प्लानिंग होनी चाहिए। एक अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंदर बनाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मुइजू जो नए राष्ट्रपति हैं ना मालदीव के, जब ये विपक्ष में थे ना तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया था इंडिया आउट। अब देखो इंडिया के खिलाफ इन्होंने नफरत फैलाई थी चुनाव प्रचार के दौरान, और बाद में ये चुनाव ये जीत भी गए। तो चुनाव जीत गए, उसके बाद देखो अभी तक ना मालदीव का जो भी नया राष्ट्रपति बनता तो परंपरा ये थी कि वो सबसे पहले इंडिया आते। तो मुइजू जीतने के बाद में सबसे पहली यात्रा इन्होंने टर्की की। पहले ऐसे राष्ट्रपति जो जीतने के बाद इंडिया नहीं आए बल्कि टर्की गए, और टर्की के बाद फिर चाइना गए। अभी तक इंडिया की यात्रा पर ये नहीं आए हैं। चुनाव जीतते ही इन्होंने बोल दिया इंडिया को कि आपके यहां पे जो मिलिट्री पर्सनल है उन्हें आप यहां से ले जाइए, ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है। इसको लेके देखो डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए। वैसे देखो जब ये राष्ट्रपति बने तो इंडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी इनकी इज्जत करने के लिए। हमारी तरफ से एक मिनिस्टर भी गया मालदीव में इनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। बाद में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई दुबई में, तो प्रधानमंत्री मोदी भी इनसे मिले। मतलब इंडिया ने देखो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसी स्टैंड पे रट लगा ली कि इंडिया अपने मिलिट्री पर्सनल यहां से लेकर जाए। इन्होंने अपनी पहली फॉरेन विजिट इंडिया में भी नहीं की। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ना लक्षद्वीप में गए। लक्षद्वीप में गए तो वहां की जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, वो वायरल हुई। और जैसे ही पिक्चर्स वायरल हुई, मालदीव में कुछ मिनिस्टर्स ने उन पिक्चर्स पर रिएक्ट किया, प्रधानमंत्री मोदी के लिए टिप्पणी की, भारतीयों के लिए टिप्पणी की कि भारतीयों के कमरों में स्मेल आती है, हमारी जैसी सर्विस नहीं दे सकेंगे इंडियंस लक्षद्वीप में। तो इस प्रकार की टिप्पणी की मालदीव के मिनिस्टर्स ने, और मालदीव की सरकार पे प्रेशर पड़ा तो इन मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। बाद में देखो मालदीव में भी कुछ ट्विटर अकाउंट्स ने विजिट मालदीव का ट्रेंड चलाया, और इंडिया में भी बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चला। इंडिया में ट्रेंड चला कि हमें लक्षद्वीप में विजिट करना चाहिए, मालदीव को बायकॉट करो। आज तो पूरी एक न्यूज़पेपर में ना ईज माई ट्रिप की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। जैसे मेक माई ट्रिप एक एप्लीकेशन है, उसी प्रकार से ईज माई ट्रिप भी एक एप्लीकेशन है। तो न्यूज़पेपर में ना बड़ी बड़ी इनकी ऐड आई हुई है कि हम मालदीव की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, लक्षद्वीप को हम प्रमोट करेंगे, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस बाद में है। हालांकि देखो ये भी एक बिजनेस रणनीति का हिस्सा ही है, लेकिन राइटर ये कहते हैं देखो इन चीजों से ना बल्कि ना डिस्ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और मालदीव छोटा सा देश है। बिल्कुल, मालदीव की टोटल पॉपुलेशन जानते हो कितनी है? गैस कीजिए, मतलब कोई तो नंबर आपके दिमाग में आया होगा कि मालदीव की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। सिर्फ 5.21 लाख। हमारे देश में अकेले दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यूपी की पॉपुलेशन 24 करोड़ के आसपास है। तो मालदीव बहुत छोटा देश है, इनसे लड़के हम क्या ही करेंगे। मतलब, और कई बार देखो ऐसा देखा गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि बड़े देश को ना थोड़ी बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप किसी को ना बुली करते हो ना, छोटे देश को आप बुली करोगे तो बल्कि उस देश के लोगों में नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। और देखो इंडियन ओशन में ना हमें मालदीव की आवश्यकता है।
अगर हम मालदीव से दूर जाएंगे तो सीधा सीधा चाइना को फायदा होगा। चाइना अपनी जड़ें मालदीव में और ज़्यादा मजबूत बनाएगा। चाइना तो वैसे ही इंडियन ओशन में एंट्री करना चाहता है और मालदीव के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा, उसे तो फायदा ही होगा। कल को वहां पे मिलिट्री बेस बना लेगा और इंडिया के इतना नज़दीक मालदीव में अगर मिलिट्री बेस चाइना ने बना लिया तो इंडिया के लिए तो खतरे की घंटी है ना यार। तो ना सरकार ने हालांकि अभी तक इस मामले में संयम रखा है, सरकार ने कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं की है। बट देखो, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। ये जो हाइपर नेशनलिस्ट रिटोरिक है ना देश में, जैसे कई सारी सेलिब्रिटीज का भी देखने को मिल रहा है, मालदीव मत जाओ, यहां ये मत करो। वैसे ठीक है, वो अच्छी भावनाओं के साथ है, अच्छी इंटेंशंस के साथ है, बट ऐसा ना हो कि मालदीव को बुली करने के चक्कर में हमारा ही नुकसान हो जाए। और मालदीव को भी यह समझना चाहिए कि इंडिया के साथ लड़ाई करके वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। इंडिया ने हमेशा मालदीव की सपोर्ट की है। 1988 में कू आने वाला था, वहां पे सपोर्ट की। कोविड-19 की महामारी के दौरान सपोर्ट की। 2014 में पीने के पानी का क्राइसिस पैदा हो गया था मालदीव में, तब इंडिया ने सपोर्ट की मालदीव की। इंडिया इंडियन ओशन में हमेशा मालदीव को सपोर्ट प्रोवाइड करता आया है। तो इंडिया के बारे में मालदीव के मिनिस्टर्स की ऐसी टिप्पणी सही नहीं है। कुल मिला के देखो, रिश्ते ऐसे होने चाहिए दोनों देशों के बीच में कि सरकार कोई भी आए, मालदीव में सरकार चेंज होती है, इंडिया में सरकार चेंज होती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना बायलैटरल रिलेशंस का, वो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बांग्लादेश की तरह ना हो जाए। जैसे बांग्लादेश में हम डिस्कस कर रहे थे ना, शेख हसीना प्रो इंडिया है, जब विपक्षी पार्टी आती है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो अगेंस्ट इंडिया है, वो प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, बेसिक रिलेशंस सेम रहे दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के लोगों के बीच में नफरत ना आए, यह इंश्योर करना जरूरी है। बहुत छोटा देश है मालदीव, तो इंडिया को ना प्यार की भाषा से समझाना होगा मालदीव को। अगर आप फोर्स की सहायता से मालदीव को डराने की कोशिश करोगे ना, तो वही चीज हो जाएगी जो नेपाल के साथ हुई थी 2015 में। आप पूछोगे सर नेपाल के साथ क्या हुआ था 2015 में? देखो, नेपाल के साथ ना हमारे रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। नेपाल ने नया संविधान अडोप्ट किया था और उसमें मधेसीज के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया था। मधेसीज का बिहार के लोगों के साथ में रोटी बेटी का साथ है। तो ना हुआ क्या, इंडिया ने ना अनऑफिशियल ब्लॉकेड लगा दिया। इंडिया तो ये कहता है कि हमने कुछ ब्लॉकेड नहीं लगाया, ट्रक जा ही नहीं रहे थे नेपाल में। बट इससे ना नेपाल को बहुत दिक्कत हुई उस ब्लॉकेड की वजह से, क्योंकि इंडिया से इतना सारा माल नेपाल इंपोर्ट करता है और इंडिया नेपाल बॉर्डर पे अनऑफिशियल ब्लॉकेड लग गया, मतलब ट्रक्स ने नेपाल जाने से मना कर दिया। तो हुआ क्या, नेपाल में ना जरूरी वस्तुओं के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से नेपाल के लोगों में इंडिया के प्रति नफरत पैदा हो गई। तो अगर ऐसी चीज मालदीव के साथ होती है ना, तो फिर पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। लोगों के बीच में जब नफरत आ जाती है ना, तो फिर रिश्ते सुधारना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मालदीव रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल देखो, एक बुक के बारे में है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ना नई बुक आ रही है, वाई भारत मैटर्स। इस बुक में ना अच्छी अच्छी चीजें लिखी गई हैं हमारे विदेश मंत्री के द्वारा। वो ये कहते हैं, देखो अभी ऐसा इन्वायरमेंट है वर्ल्ड में, बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया कैसे अपने राइज को सस्टेन कर सकता है और कैसे एक लीडिंग पावर का स्टेटस हासिल कर सकता है। तो वो बोलते हैं कि देखो, इंडिया को ना अपने सदियों पुरानी महान सिविलाइजेशन एंड हेरिटेज से ना स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस, ये सब निकालना होगा। हमारे विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल अरीना में इंडिया का राइज सुनिश्चित करने के लिए कल्चर और कोर वैल्यूज पे काफी ज्यादा फोकस किया है। वो कहते हैं, जो महान हिंदू एपिक है रामायण, यहां से बहुत बढ़िया विजडम मिलता है। तो इंडिया ने ना अपने कल्चरल रूट्स को अब रीडिस्कवर कर लिया है और इंडिया ने वो कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है कि वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया अपने आप को असर्ट कर सकता है। राइटर कहते हैं, देखो ये सब बातें ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब बातें वो पर्सन बोल रहा है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ड्राइव कर रहा है। विदेश मंत्री कहते हैं, देखो इंडिया के पास ना वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। 21वीं सेंचुरी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके इनोवेटिव सॉल्यूशन इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया अपने ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, कल्चर, उनको इस प्रकार से प्रोजेक्ट कर रहा है वर्ल्ड स्टेज पे कि बाकी देशों को भी इसके बारे में पता लगे। हम देखो पहले ना शर्माते थे अपने सिविलाइजेशन के बारे में बताने में, हमारे कल्चर के बारे में बताने में हम शर्माते थे, बट अब इंडिया
अपने आप को ना असर्ट कर रहा है, अपने कल्चर को दिखा रहा है। फिर राइटर वो बोलते हैं कि इंडिया ने अब ना सिक्योरिटी को लेकर नो नॉनसेंस अप्रोच अपनाई है। हम कोई आइडियलिज्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो हम एक्शन लेंगे, सीधी सी बात है। इशारा पाकिस्तान की तरफ, चाइना की तरफ। आज के समय में इंडिया देखो नेशनलिस्ट डिप्लोमेसी अपना रहा है, जो आज के वर्ल्ड को हैंडल करने के लिए जरूरी है। आज का वर्ल्ड जो है वो टफर वर्ल्ड है, तो हमें देखो हमारे इंटरेस्ट पर ध्यान देना होगा। जाहिर तौर पे इशारा, जब यूक्रेन रशिया का वार हुआ तो वेस्ट चाहता था इंडिया रशिया से तेल ना परचेज करे, बट इंडिया ने तेल परचेज किया। जयशंकर ना अपनी इस बुक में चाइना को लेके भी अपना व्यू बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो चिंडिया, यूनाइटेड फ्रंट, ये सब इल्यूजन है। पास्ट में भी आपको याद होगा, जैसे देश आज़ाद हुआ था तो ये सारी चीज़ें चली थी, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन बाद में चाइना ने धोखा दिया, 1962 में वार स्टार्ट हुआ। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर क्रिटिसाइज करते हैं इन इल्यूजन्स को। वो कहते हैं कि चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना रहा है, और चाइना हमारे साथ आसानी से कोऑपरेशन कभी नहीं चाहेगा, इंडिया को दबाना चाहेगा चाइना। इसके बाद जयशंकर इवन वेस्टर्न जो लिबरल पॉलिसीज है ना उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं देखो वेस्ट का ठेका नहीं है पूरे वर्ल्ड की मोरालिटी पे, वेस्ट नहीं डिसाइड करेगा क्या मोरल है क्या इमोरल है, सभी देशों का कल्चर अलग अलग है। कोई चीज देखो इंडिया के हिसाब से मोरल हो सकती है, आपके हिसाब से इमोरल हो सकती है, सीधी सी बात है। आप नहीं डिसाइड करोगे, आपने ठेका नहीं ले रखा पूरे दुनिया की मोरालिटी का, साफ साफ बोलते हैं ये बात एस जयशंकर। फिर एक बात ये बोली जाती है, जब देखो इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स पर या फिर इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया की इमेज खराब होती है ना, तो उसको हैंडल करने का एक तरीका ये है बेटर कम्युनिकेशन। आप अपने नरेटिव को बढ़िया से कम्युनिकेट करोगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट करोगे, तो ना वर्ल्ड को हमारे नरेटिव के बारे में पता लगता है। इंडिया वैसे देखो बेशक नॉन वेस्ट है, वेस्टर्न कंट्री इंडिया नहीं है, लेकिन हाँ एंटी वेस्ट होने में इंडिया को कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। इंडिया हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट स्टैंड लेगा तो इससे इंडिया को क्या फायदा, नुकसान होगा इंडिया को। फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है, जैसे देखो रामायण में आपने देखा होगा जब समुद्र को क्रॉस करना था तो ना भगवान हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं जामवंत के द्वारा कि भगवान हनुमान आप तो भूल गए हो, आप तो उड़ना जानते हो, आप तो समुद्र को क्रॉस कर सकते हो। तो राइटर ना ये बोलते हैं कि इंडिया जो है ना वो भगवान हनुमान की तरह है। इंडिया अपनी शक्तियां भूल गया था, लेकिन अब इंडिया में सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, अब इंडिया ने अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर लिया है। तो इंडिया को पता लग गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। समझ गए? तो जैसे भगवान हनुमान ने समुद्र क्रॉस कर दिया था, तो अब इंडिया भी समुद्र क्रॉस करेगा अपनी पावर्स को रियलाइज करने के बाद में। अल्टीमेट मैसेज देखो इस बुक से ये निकल के आता है, इंडिया को वर्ल्ड एक्सेप्ट करे जैसा इंडिया है, जो इंडिया रिप्रेजेंट करता है। इंडिया को फोर्स ना किया जाए कि आप इस ग्रुप में आ जाइए, आप उस ग्रुप में आ जाइए, आप ये पॉलिसीज अपनाइए, आप वो पॉलिसीज अपनाइए। नहीं, एक प्रकार से ना कल्चरल रिवाइवलिज्म पे काफी फोकस है इस बुक में, कि इंडिया की कोर वैल्यूज पहले से डिसाइडेड हैं, इंडिया की अपनी महान वैल्यूज हैं। आप हमें फोर्स मत कीजिए किसी दूसरी वैल्यूज को अपनाने के लिए, किसी दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। तो ये बढ़िया आर्टिकल है, आप ऐसे में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो और सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जीएस पेपर 2 में, आईआर में। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो पहला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया था कि वाटर, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर, इन सब के बीच में जो इंटरलिंकेज है वो आपको डिस्कस करनी है, और बाद में चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन भी डिस्कस करने हैं वाटर रिसोर्सेज की सस्टेनेबल मैनेजमेंट में। फिर दूसरा देखो इंडिया मालदीव रिलेशनशिप में ना जो छोटे मोटे सेटबैक्स आए टेम्परेरी, उससे इंडिया को ना पीछे नहीं हटना चाहिए और लगातार कोशिश करनी चाहिए कि मालदीव के साथ में बढ़िया रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाए। इस चीज को आपको एनालाइज करना है। 250 वर्ड्स में दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए, जबरदस्त ढंग से क्लियर करना है एग्जाम इस बार किसी भी कीमत पे, और बढ़िया बढ़िया जो आपको प्रॉब्लम आए आप बताते जाइएगा। मुझे देखो कई बार ना इस चीज़ का हैरानी आती है कि सेम प्रॉब्लम, मतलब जैसे हिंदी का मैंने बताया तो सही कि pwonlyas.com पे जाके फ्री रिसोर्सेज में सारी PDF हैं, आप डाउनलोड कीजिए,
फिर भी मतलब कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा सपोर्ट चाहिए वो बताओ ना यार, मैं आपके साथ हूँ दिन रात, कभी भी आप बोलो, आई एम विद यू। आप बस बढ़िया ढंग से क्लियर करो एग्ज़ाम, और मेरे बस में जो भी हो सकता है मैं आपके लिए करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।